हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस के 7 चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, जिसमें हम बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क जितने भी हैं इन सब के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि कैसे जीवों को संरक्षित और पेड़ पौधों को कैसे संरक्षित किया जाता है, वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। पेड़ पौधे जो हैं, एक तो सबसे पहले वो हमारे वायुमंडल के सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ऑक्सीजन गैस, CO2 के लिए। अगर वो CO2 को नहीं लेंगे तो क्या होगा, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ठीक है, अगर पेड़ कम होते हैं तो CO2 का लेवल बढ़ जाएगा और हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर हम जीव जंतुओं के संरक्षण नहीं करते तो एक खाद्य श्रृंखला जो है वो नहीं बन पाएगी, और इसीलिए हमारे लिए सभी जीव जंतु, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, सभी बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए उनको संरक्षित करना भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इनको जो है संरक्षित करने के लिए जो है कई अभयारण्य, ठीक है, यानी कि जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, लोकचाऊ वन्य जंतु अभयारण्य और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, बाघ संरक्षित क्षेत्र, ये सारी चीज़ों के बारे में अगर हम जानते भी हैं और सुनते भी हैं, तो इनको जो बनाया गया है ये पेड़ पौधों जंतुओं को संरक्षित करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व बताया गया वो है वृहद निकोबार जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, यानी बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट है, यहाँ पे सबसे पहला जो स्टार्ट किया गया है वो वनोन्मूलन एवं उसके कारण। वन उन्मूलन यानी कि वनों का कटना और उसके कारण क्या है। ठीक है, वन उन्मूलन जो है, अगर पेड़ कट जाएंगे तो उनको बहुत बड़ा खतरा होगा कि वन समाप्त हो जाएंगे और जिनसे वर्षा प्रभावित होगी और हमारे जो अभी हमने बात की कि CO2 और ऑक्सीजन, ये भी प्रभावित होंगे। तो इनका जो सबसे प्रमुख कारण है, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए वनों की कटाई की जाती है। दूसरा, घरों एवं कारखानों के निर्माण के लिए। और तीसरा, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी का ईंधन के रूप में और इस तरह से यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे है, अगर हम इस तरह से वनोन्मूलन कर देते हैं तो उनके परिणाम क्या होंगे। ठीक है, अगर वनोन्मूलन हो जाएगा तो यहाँ पे जैसा कि बताया गया है कि पृथ्वी पर ताप और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो जाएगी, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाएगा, भौम जल स्तर का निम्नीकरण यानी कि भौम जल स्तर गिर जाएगा, और वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। और अगर वनों की कटाई बहुत ही ज़्यादा, अगर पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है तो वर्षा और भूमि की उर्वरता में भी कमी आ जाएगी और बाढ़ और सूखे जैसी आपदा आ सकती है। ठीक है, हमें पता है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण में पौधे भोजन बनाते हैं और उसके लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। यदि वृक्ष कम हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में भी कमी आ जाएगी, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर इसमें क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगी। अगर पृथ्वी का ताप बढ़ता चला गया तो हमारा जो जल चक्र है उसका संतुलन भी बिगड़ जाएगा और वर्षा की दर में कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से सूखा पड़ जाएगा। आगे है, मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का भी मुख्य कारण वनोन्मूलन है, क्योंकि अगर हम पेड़ों की कटाई कर देंगे तो क्या होगा कि मृदा अपरदन बहुत तेज़ी से होगा और जो मिट्टी के ऊपर की जो लेयर होती है वो यानी ह्यूमस, वो बहुत तेज़ी से बह जाएंगे और नीचे की जो चट्टान वाली लेयर होगी वो ऊपर आ जाएगी और धीरे धीरे जो उर्वरक भूमि होगी वो मरुस्थल में बदल जाएगी और इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। वनोन्मूलन से मृदा की जो जल धारण क्षमता यानी जल को रोकने की क्षमता जो होती है वो बहुत कम हो जाएगी और भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतःश्रवण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। अंतःश्रवण यानी कि जल का जो है, जो बूंद बूंद करके जो जल अंदर जाते हैं जहाँ पे वो संग्रहित होंगे, यानी कि नीचे भौम जल का स्तर को मेंटेन करना, उसमें भी कमी आ जाएगी। और यहाँ पे मृदा के जो गुण होते हैं यानी पोषक तत्व गठन, इन सब में भी वनोन्मूलन के कारण काफ़ी प्रभाव पड़ता है। आगे हम देखते हैं वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। ठीक है,
तो यहाँ पे वन और वन प्राणियों का संरक्षण कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे बताए गए हैं कि जितने भी जीव जंतु और पेड़ पौधे, उनके लिए हमारी सरकार ने एक अलग अलग अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, इस तरह की चीज़ें बना रखी हैं जिसमें उनको उन्हीं के वातावरण में उनको सुरक्षित रखा जाता है बिना किसी नुकसान के। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवास के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, जहाँ पर वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार और खाल प्राप्त करने हेतु जो शिकार होती है वो निषिद्ध है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आते हैं अभ्यारण्य, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें जो है यह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, यानी वहाँ कोई भी अन्य हलचल नहीं होगी। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वह स्वतंत्र रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, यानी कि यहाँ पे है बायोस्फीयर रिजर्व। ये वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र, यानी बायोस्फीयर रिजर्व में यहाँ पे आदिवासियों के बारे में भी बताया गया है। आगे हम देखते हैं जैव मंडल आरक्षण, यानी कि अभी तक हमने जो तीनों पढ़ा उसमें से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व से। तो यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व में बताया गया है कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। जैव विविधता यानी कि जहाँ पे जंतु और पेड़ पौधों में बहुत ज़्यादा भिन्नताएं पाई जाती हैं, यानी बहुत अलग अलग तरह के जीव जंतु और पौधे पाई जाती हैं, तो उनको संरक्षित करने के लिए, यानी उनको संरक्षित करने के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बताया गया है कि जैसे किसी भी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसे पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान और बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभ्यारण्य आते हैं। ठीक है, यहाँ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक जैव मंडल के तहत यहाँ पर आते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया। यहाँ बोरी अभ्यारण्य, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पंचमढ़ी अभ्यारण्य। उसके बाद पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। ठीक, तो यहाँ पे पेड़ पौधे और जीव जंतु, उनके प्रकार, कितनी भिन्नताएं होती हैं, इनके बारे में बताया गया है। तो हम देखते हैं कि कई जगहों पे ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो कहीं पर भी नहीं होते, वो सिर्फ वहीं के लिए स्पेसिफिक होते हैं कि बस वहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें होते हैं वनस्पति जात और प्राणी जात। वनस्पति जात में केवल उस क्षेत्र में पेड़ पौधे होते हैं और प्राणी जात में केवल जीव जंतु। साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन, ये सब जो है ये वनस्पति जात है। वहीं पे चिंकारा, नीलगाय, बार्किंग हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया, ये सब जो है पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात हैं। ये पंचमढ़ी के बायोस्फीयर रिजर्व का बताया गया है यहाँ पर। आगे है विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। ठीक है, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति या विशेष क्षेत्र स्पीसीज। कहीं कहीं पे हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर स्पेस में एक वहीं का एक बहुत ही अलग तरीके का जीव जंतु पाया जाता है जो अन्य कहीं नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार के पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाएगी। ठीक है, किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य या देश की विशेष क्षेत्रीय हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में साल और जंगली आम, वो वहाँ के विशेष स्पीसीज है। ठीक है, आगे बताया गया है कि विसन जो है, विसन ये भारतीय विशाल गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी यहाँ की सबसे विशेष क्षेत्रीय प्राणी है, यानी कि आपने जो भी हमने पढ़ा कि पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की। ठीक है, यहाँ पे ये जो होते हैं इनके आवास के नष्ट होने, बढ़ती हुई जनसंख्या और नई स्पीसीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के प्राकृतिक आवास पर
प्रभाव पड़ सकता है और इनके अस्तित्व में भी खतरा आ सकता है। स्पीसीज सजीव वह समूह है जो एक दूसरे में अंतर्जनन, ठीक है, कर सकते, यानी कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ ही अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर जनन चक्र में संतान उत्पन्न कर सकते, यानी कि सिर्फ अपनी जाति के साथ ही संतान उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, आगे है वन्य प्राणी अभयारण्य। ठीक, वन्य प्राणी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे बताया गया है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पर वन्य प्राणी सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं, इन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा जो कहीं नहीं मिलेंगे या फिर ख़त्म होने की कगार पर होते हैं, उनको संरक्षित किया जाता है, क्योंकि इनके आसपास बहुत ज़्यादा अतिक्रमण होने से इनको खतरा बढ़ जाता है। और इसमें क्या होते हैं कि ये खत्म, जैसे हमने सुना है थ्रेटेंड स्पीसीज़, जैसे कि थ्रेटेंड स्पीसीज़ में यहाँ पे संकटापन्न जंतु काले हिरण, श्वेत आँखों वाले हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बत्तख, घड़ियाल, कच्छ मगरमच्छ, अजगर, गेंडा, ये सब जो हैं ये संकटापन्न वन्य जंतु, यानी कि अगर इनको थोड़ा और इनको अगर हम इनके अतिक्रमण यहाँ पे बढ़ता है तो ये विलुप्त हो जाएंगे, इसलिए इनको संकटापन्न वन्य जंतु घोषित कर दिया गया है, यानी थ्रेटेंड स्पीसीज़। भारतीय अभयारण्यों में अनूठे दृश्य भूमि, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन और बड़ी नदियों के डेल्टा की झाड़ी भूमि या बुशलैंड है। ठीक, आगे हमें बताया गया है अब राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क के बारे में। यहाँ पे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताया गया है। तो जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा विशाल आरक्षित क्षेत्र होते हैं और पर्यावरण के संपूर्ण संगठकों का संरक्षण करने में ये पर्याप्त होते हैं और इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। इसमें वनस्पति जात, प्राणी जात और ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण भी किया जाता है, दृश्य भूमि होती है। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बना। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत का सबसे पहला आरक्षित वन है। यहाँ पे सर्वोत्तम किस्म की टीक यानी सागौन मिलते हैं। आगे है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में जो है चट्टानों में आवास भी स्थित है, यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे आदिवासियों का जो है कभी वो रहा करते थे, यानी करीब 55 जो है चट्टान आवास की यहाँ पे पहचान की गई है पंचमढ़ी जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र में। ठीक है, जंतु एवं मनुष्य को इन कलाकृतियों में लड़ते हुए, शिकार एवं नृत्य एवं वाद्य यंत्रों को बजाते हुए इसमें दर्शाया गया है। आज भी अनेक आदिवासी जंगल में रहते हैं। आगे हम बात करते हैं सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र यानी प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, यहाँ पे टाइगर यानी बाघ को संरक्षित करने का कार्य किया जाता है। बाघ जो है उन स्पीसीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त हो रही है, यानी थ्रेटेंड स्पीसीज, संकटापन्न जंतु। ठीक है, लेकिन इनको सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में यहाँ पे संरक्षित किया जा रहा है और यह भी पता चला है कि वहाँ पे उनकी संख्या में अब वृद्धि हो रही है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए। यहाँ पे सतपुड़ा में ही कभी शेर, हाथी, जंगली भैंसे और बारहसिंगा ये भी रहा करते थे, लेकिन अब इनका जो स्तर है काफ़ी कम हो गया है और ये अब संकटापन्न जंतु बन चुके हैं, यानी ये कभी भी विलुप्त हो सकते हैं। ठीक है, यानी किसी के आवास में अगर हम छेड़छाड़ करते हैं, अगर उसके रख रखाव में कोई भी चेंजिंग होती है तो उसके जो उसका जो रहने का जो तरीका होता है वो बदलने लगता है, जिसकी वजह से उनके विलुप्त होने का खतरा बढ़ जाता है। आगे हम देखते हैं कि ये जो छोटे प्राणी होते हैं जैसे कि सांप, मेढक, छिपकली, चमगादड़, उल्लू, इनको बहुत ही आसानी से मार दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये बहुत ही जल्दी विलुप्त हो सकते हैं और ये हमारे जो खाद्य श्रृंखला होती है उनकी एक कड़ी होती है, जिसकी वजह से हमारा जो परितंत्र है वो बहुत ही बिगड़ सकता है। इसलिए हमें छोटे जंतुओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी तक हमने जितना भी संकटापन्न जंतुओं की बात की है उसके लिए उनके रिकॉर्ड के लिए एक रेड डाटा पुस्तक बनाई गई है, जिसमें जितने भी थ्रेटेंड स्पीसीज है जो विलुप्त होने वाले हैं उनके जो है पूरी जानकारी इसमें रेड डाटा पुस्तक में दी गई है संकटापन्न स्पीसीज के बारे में। तो यहाँ पे ये इसका जो है लॉगिन आईडी बताई गई है, कैसे इसको हम कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद प्रवास। ठीक है, तो अब हम प्रवास के बारे में बात करते हैं कि ये कहाँ पे रहते हैं। तो हम देखते हैं कि जो संरक्षित क्षेत्र होते हैं वहाँ पे अलग अलग तरीके के हम कुछ पक्षियों को देखते हैं, जैसे कि प्रवासी पक्षियाँ। ठीक है, ये जो प्रवासी पक्षियाँ होती हैं एक निश्चित समय पर उड़कर बहुत ही दूर स्थानों से आती हैं। ठीक है, वो यहाँ पे अंडे देने के लिए आती हैं, क्योंकि उनके मूल आवास में जब बहुत ज़्यादा शीत बढ़ जाता है तो वो वहाँ से जीवन यापन के लिए अनुकूल जगह के लिए प्रवास करती है, यानी उड़कर जहाँ पे अनुकूल जगह होता है वहाँ प्रवास जाती है। जैसे हम लोग साइबेरियन क्रेन्स को देखते हैं। ठीक है, आगे है कागज़ का पुनर्चक्रण। हम कागज़ का बहुत ही ज़्यादा उपयोग करते हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि जो कागज़ है वो पेड़ पौधों से बनाई जाती है। तो करीब 1 टन कागज़ प्राप्त करने के लिए उनको जो कागज़ होता है 1 टन के लिए करीब पूर्ण रूप से विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। इसलिए हमें कागज़ को बचाना चाहिए और इनका कम से कम 5 से 7 बार तक पुनः चक्रण किया जा सकता है। ठीक है, और हम इनका पुनः उपयोग करके पुनः चक्रण करके हम पेड़ पौधों को कटने से बचा सकते हैं, और जिससे हमारे जल और ऊर्जा की भी बचत होगी और कागज़ उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों के उपयोग में भी कमी आएगी। आगे है पुनर्वन रोपण, यानी कि वनों का फिर से रोपण, यानी फिर से उनको रोपना। तो जो वृक्ष वनोन्मूलन हो गए थे, कट गए थे, उनको फिर से लगाना, यानी उनकी कमी को पूरा करने का उद्देश्य यानी वृक्षारोपण। ठीक है, रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीसीज़ के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। ठीक है, हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाने ही चाहिए जितने हम काटते हैं। ठीक है, और पृथ्वी को बचाने के लिए एक पुनर्रोपण ही सबसे आसान उपाय है। ठीक है, ये जो होते हैं, यदि वनोन्मूलित क्षेत्रों को अबाधित छोड़ दिया जाए तो ये स्वतः पुनर्स्थापित हो जाता है। प्राकृतिक पुनर्वन रोपण में मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है। हम अपने वनों को अब तक बहुत ही ज़्यादा नष्ट कर चुके हैं, इसलिए हमें अपनी अगली पीढ़ी के बचाने के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। और इसके लिए भारत वन संरक्षण अधिनियम भी है, जिसका उद्देश्य है प्राकृतिक वनों का परिरक्षण और संरक्षण करना, और साथ ही ऐसे उपाय भी करना जिससे वन में उसके समीप रहने वाले लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। ठीक है, तो इस तरह से हमें अपने जो पर्यावरण को हम बचा सकते हैं। आगे हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले है वन्य प्राणी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडलाक्षी क्षेत्र। ये ऐसे नाम हैं जो जीव जंतु वन्य प्राणियों को संरक्षण और परिरक्षण हेतु उनके लिए बने हैं। जैव विविधता का अर्थ है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों के विभिन्न किस्में। आगे है कोई भी क्षेत्र जिसमें सभी पौधे और जंतु उस क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात से जाने जाते हैं। विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज किसी क्षेत्र में उसमें विशेष में ही पाई जाएगी। संकटापन्न स्पीसीज वह स्पीसीज होती है जो विलुप्त होने के कगार पर होती है। रेड डाटा पुस्तक में जो थ्रेटन स्पीसीज का रिकॉर्ड बनाया जाता है। प्रवास एक परिघटना है जिसमें किसी स्पीसीज का अपने आवास से किसी अन्य आवास पर हर वर्ष की एक विशेष अवधि में प्रजनन हेतु चलन होता है, जैसे साइबेरियन क्रेन्स। हमें वृक्ष ऊर्जा और पानी की बचत करने के लिए कागज़ की बचत, उसका पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करना चाहिए। पुनर्वन रोपण नष्ट किए गए वनों को पुनर्स्थापित करने के लिए रोपण करना, यानी नए वृक्षों को लगाना, यानी वनोन्मूलन का हमें क्या करना है, वनोन्मूलन जहाँ हो गए नए वृक्षों को लगाकर उनका रोपण करना। तो ये रहा हमारा आज का चैप्टर। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।